हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हम कार्बोनेटेड कंपाउंड के फोर्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट के ऊपर हैं, तो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इसमें क्या क्या रिएक्शंस, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखेंगे तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। इथ मतलब दो कार्बन और एसिड है, ओइक एसिड है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से, इथेनोइक एसिड कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हम बोलते हैं क्या? इथेनोइक एसिड। तो इसी को इथेनोइक एसिड है, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का ये एक एसिड होता है। अगर 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए, 5 to 8% इसका उठा के और पानी में मिक्स कर दोगे तो ये क्या हो जाता है? इसको हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है खाने होने के खाने में। जो हम पिकल्स लेते हैं या मार्केट से अचार लेके आते हैं तो उसमें जो सार टेस्ट आता है उसमें, ताकि फंगस ना लगे, कुछ और ना लगे, वो इसके वजह से ही आता है। तो विनेगर हम यूज करते हैं। इसका प्योर इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है। और ये जो फ्रीज हो जाता है विंटर में, कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है, तो ये फ्रीज हो जाता है इसके वजह से ही इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी नाम देते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इसके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑब्वियस कैरेक्टर्स होते हैं इनके एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन मिनरल एसिड्स लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। लेकिन जो एसिडिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये जो एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर्स में। फिर से देखना, ये वीक एसिड्स में कंसीडर किए जाते हैं, कमजोर एसिड्स में कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन जो HCl होता है ना जी, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो एसिड्स होते हैं ये 100% और कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो इस करके दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 100% आयनाइजेशन के कैटेगरी में नहीं आता, नहीं फॉल होता, इसलिए इसको हम वीक एसिड में कंसीडर करते हैं। तो ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट, इसको टेक अवे करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम रिएक्शंस देखते हैं इथेनोइक एसिड्स का, इसका हम क्या देखते हैं? रिएक्शन देखते हैं। तो अब देखो कि ये जो है, अगर इस स्पीशीज को हम रिएक्शन कंसीडर करें तो जैसे सपोज करो कि अगर हम इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर बनाता है और पानी बनाता है। मतलब देखो कि एस्टर इज द मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट टू गिव एस्टर्स। मतलब अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि इथेनॉल लिया हुआ है और ये हमारे पास इथेनोइक एसिड लिया हुआ है, दोनों के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा खोल के यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये स्पीशीज ऐसे है, OH ये ऐसा है, तो इथेनोइक एसिड है, और प्लस इथेनॉल क्या है? प्लस इथेनॉल है CH3 CH2 और ये OH। ठीक है ना? इनको हम थोड़ा सा एसिड के प्रेजेंस में थोड़ा सा हम इसको रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या कि इसमें से वाटर निकलता है। वाटर निकलने का मतलब क्या है कि ये एसिड है तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, और ये बेस है तो यहां से OH नेगेटिव निकलेगा। देखो ध्यान से, ये एसिड है तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, और ये जो हमारे पास ये जो इथेनॉल है ये बेस होएगा तो OH नेगेटिव निकलेगा। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। और बाकी तुम इसको क्या करो? ज्वाइन कर दो, बाकी इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो कैसे लिखना है? आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये CH3 है ऐसे, फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O, यहां से H पॉजिटिव निकला था और ये स्पीशीज अटैच हो गया इसके साथ। तो क्या हो गया? वापस से यहां से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखो, ये OH निकल गया तो क्या हो गया हमारे पास? कार्बन H, और ये हमारे पास क्या हो गया? CH3। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बन गया? एस्टर, जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो बन गया। फिर से देखते हैं, ये एसिड है, ये एसिड है, तो एसिड की तरह एक्ट करेगा, और ये किसकी तरह? बेस की तरह। तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से OH नेगेटिव निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल है, और ये आपस में किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है? किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है? यहाँ पे दिखाया मैंने
कि CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से H निकला तो ये ऑक्सीजन, और यहां से OH निकला तो यहां से CH3 से ऐसे अटैच हो गया, तो ये बना दिया इसने एस्टर। क्लियर है? नाउ देखेंगे कि जनरली स्वीट स्मेलिंग होता है, जो ये एस्टर होगा ना भाई, ये स्वीट स्मेल होता है, मतलब इसकी खुशबू होती है, एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग द परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स। परफ्यूम जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और फ्लेवरिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सर्टेन फ्लेवर्स आते हैं। जैसे कि आप जो है कोई ऐसी कैंडी खा रहे हो जिसमें खट्टा है और वो बोलते हैं कच्चा आम है, समथिंग लाइक दैट, रिलेटेड टू दैट, तो उसमें इस तरीके के फ्लेवर्स ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस्टर्स का यूज करते हैं। पहली चीज तो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, और हमारे पास स्वीट स्मेल होता है। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली, एस्टर कन्वर्ट्स बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट। मतलब क्या है कि अगर एस्टर को दोबारा तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो वापस ये किसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, और ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, वापस से ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनिफिकेशन। इसको याद रखना, ये सॉरी दिस रिएक्शन इज नोन एज सोपिफिकेशन। ठीक है ना? इसमें अब बेसिकली जो सोप और डिटर्जेंट्स में हम इसका यूज करते हैं, और यहां पे हमारे पास यूज्ड टू प्रिपेयर सोप, ये रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, सोप में प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोप के प्रिपरेशन में इस रिएक्शंस का यूज होता है। अब देखो कैसे होता है, इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पास, जैसे हमारे पास ये एस्टर है, इस स्पीशीज को प्रेजेंस किया तो हमारे पास ये Na का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान से, यही तो है हमारे पास CH3 ये मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, और ये CH2 CH3, यही स्पीशीज है। इसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया, NaOH के साथ हमने इसका रिएक्शन किया। जब NaOH के साथ रिएक्शन किया तो अब वापस से ये डिसोसिएशन हो जाएगा। डिसोसिएशन होगा मतलब आप देखो ये बॉन्ड दोबारा यहां से डिसोसिएट होगा, और ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, और ये Na पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और प्लस ये स्पीशीज ऐसे, तो हमारे पास CH3, फिर हमारे पास क्या होगा CH2, और यहां क्या लग गया OH। क्लियर है ना? यहां पे हमारे पास क्या हो गया OH, मतलब ये OH डिसोसिएट हो गया, यहां लग गया, और ये सोडियम इस स्पीशीज के साथ ये फॉर्मेशन हो गया। तो हमारे पास वापस देखो ये स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल का बेस के साथ ट्रीटमेंट करें, तो बेस के साथ भी हमारे पास एसिटिक एसिड का बेस के साथ भी ट्रीटमेंट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। क्या होगा, अगर मेरे पास CH3COOH है ना, और इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे, तो भाई ये एसिड है तो ये क्या निकलेगा H पॉजिटिव, और ये बेस है तो यहां से क्या निकलेगा OH नेगेटिव। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पहली चीज वाटर बनाएंगे, और बाकी ये न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अगर बेस के साथ ट्रीट करोगे तो वापस से हमारे पास सोडियम एसिटेट इस तरह के हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज देखेगा। अब दूसरा देखो, इथेनोइक एसिड को अगर हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से, ये जो प्रोडक्ट्स अभी मैंने रिएक्शंस लिखे हैं ना, बहुत आसान है, आप बस इसको तोड़ दो। जैसे ये डिसोसिएट होगा तो बेस के प्रेजेंस में यहां से डिसोसिएट होगा, और ऑक्सीजन के साथ सोडियम जाएगा और इसके साथ OH नेगेटिव चला जाएगा। जो जैसा है वैसे उसको दोबारा बैक उस तरीके से लिख दो। आसान है इस रिएक्शन में, एज सच कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि हुआ क्या, जैसे सपोज करो कि ये पानी है, बीकर लिया हमने, और टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मिक्सचर्स डाले, वो जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, बर्नर, ट्राइपॉड में, वायर गेज में, और पानी के अंदर इसको हमने रख दिया है। ठीक है, तो अब इसमें रिएक्शन देखो क्या होगा, कि अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, जैसे सपोज करो कि CH3COOH है, और इसका रिएक्शन क्या लिया
Na2CO3 के साथ, मतलब इसमें देखो 2 सोडियम है, कितने, 2 सोडियम है, तो यहां पे आपको 2 मोल लेना होगा, तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो गया, 2CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है, 2CH3COO हमारे पास इस कंडीशन में CH3COO 2 मोल चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या, यहां पे 2 सोडियम्स हैं, और प्लस रेस्ट वाटर मॉलिक्यूल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। खास बात यह है कि अगर यहां पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो यहां पे जो एसिटिक एसिड है, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 1 मोल ही लगेगा, लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट है तो इसके 2 मोल की जरूरत होती है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सोडियम दिया हुआ है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है तो फर्दर इस रिएक्शन को, इसमें 1 मोल ही लगेगा, हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? So this is an important thing which we always have to consider कि हम ले क्या रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं। Do have this understanding which is very important. Now next part of the story कि अभी हम सोप और डिटर्जेंट के ऊपर आ गए हैं, तो सोप और डिटर्जेंट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सोप, जब हम सोप या सर्फ पानी में डालते हैं और उसको जब ऐसे हिलाते हैं तो झाग बनता है ना, उसको मिसल्स का फॉर्मेशन बोलते हैं। और जैसे आप पानी के अंदर सर्फ डालोगे और थोड़ा सा हिलाओगे ना, तो वो थोड़ा सा लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा, दैट इज मिसल्स। अब मिसल्स होता क्या है, तो ये जो कार्बन चेन है ना सर, ये जो पूरी की पूरी ये जो ऐसे 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 दिख रहा है, दिस इज कार्बन चेन। और ये जो ऊपर सर्कल है ना सर, ये ऑक्सीजन है और उसके साथ Na अटैच्ड है, दिख रहा है? ये जो पूरा का पूरा ये कार्बन चेन है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव कुछ इस तरीके से, और ये सबके साथ है, सारे स्पीशीज सारे कंडीशंस के साथ है, सब जगह ये ट्रू है, ये इस तरीके से लगता है। तो अब देखो कि ये मिसल्स है, और मिसल्स हम यूज करते हैं बेसिकली कि जो सोप और इस तरह के डिटर्जेंट हम बेसिकली यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, हमारे कपड़े में अगर कहीं डर्ट, ऑयल, ग्रीस लग जाए तो उसको निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि पानी से वो निकलेगा नहीं, तो वी रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट और कपड़ों को साफ करने के लिए। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम सोप यूज करेंगे वो क्लीनिंग के लिए यूज होता है। मोस्ट डर्ट ऑयली इन नेचर होते हैं, ज्यादातर डर्ट ऑयली इन नेचर होते हैं। ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप and sodium potassium salt long chain carboxylic acid, the ionic end of the soap interact with water. ionic end, फिर से देखो वापस से कि ये जो आयनिक एंड है ना, ये जो है ये पानी में है, मतलब पानी से इंटरेक्ट करता है, वाटर से इंटरेक्ट करता है, और ये कार्बन चेन है जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता, वो अंदर की तरफ रहता है। वही ये बता रहा है कि जो हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद वाटर, और while the carbon chain interact with the oil, मतलब कि ये जो हमारे पास कार्बन चेन है, ये जो कार्बन चेन देख रहे हो ना, ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि पानी में तो ऑयल डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए ये कार्बन चेन किसके साथ एक्ट कर रहा है, उस ऑयल के साथ एक्ट कर रहा है। मेकिंग सेंस? नाउ इंटरेक्ट विद द ऑयल, द सोप मॉलिक्यूल्स दस स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स। अब इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया, where one end of the molecules toward the oil droplet while ionic end face outside. This formation is known as emulsions in water. अब ये जो फॉर्मेशन हुआ, एक तरफ जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक तरफ जो ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्शंस। क्या बोलते हैं, इमल्शंस। एंड द सोप मिसल्स thus help to pull out the dirt in the water and we can wash our clothes like that. मतलब वो डॉट पार्टिकल्स उस मिसल्स में फंस गया और वापस से हम क्या करेंगे, और वो वाटर में चला गया, और वापस से इफ विल टेक आउट अवर क्लोथ्स इट विल बी बिट क्लीन, और उसके बाद से फिर रेस्ट पता ही हमको, उसको सुखा के एंड देन बाहर की तरफ निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको देखो, मिसल्स है क्या, ध्यान से देखना, मिसल्स के 2 एंड हैं। ये जो एंड है इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब होता है फिलिक मतलब होता है लविंग, पानी से इसको प्यार है। और ये वाला जो एंड है फोबिक, PHOBIC, फोबिक मतलब हेटिंग। क्या है, हेटिंग, जिससे पानी से इसको नफरत है।
तो soap and the molecules of the two ends have a different property. One is hydrophobic that interact with water, while other is one is hydrophilic जो water के साथ interact करता है, और another hydrophobic होता है. आप NCERT में इसको देखना. That is interacting with the hydrocarbons. When soap at the surface of the water, जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल होती है, सोप इज नॉट सॉल्युबल विद वाटर, एंड द सोप अलोंग विद द सरफेस ऑफ वाटर, जो आयनिक एंड ऑफ द वाटर है, कार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट टू द वाटर इनसाइड. अब व्हाट दे आर सेइंग इज कि ये जो पोर्शन है ना, ये ऑक्सीजन, और ये जो पोर्शन, ये जो बाहर है, ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, और ये जो अंदर वाली पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हेटिंग है. This molecule has a unique orientation, keep the hydrocarbon portion out of the water. Thus, this cluster of molecules, which is hydrophobic tail, and interior cluster of the ionic end of the surface. अब याद रखना, this formation is called micelles. मतलब ये जो arrangement है, ये बड़ा यूनिक है कि आपने पानी में डाला किसी भी चीज को, तो उसमें उस मॉलिक्यूल में वाटर हेटिंग और वाटर लविंग, मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों है, पर उसके इस तरीके से अरेंजमेंट है कि जो हाइड्रोफोबिक है उसने अपने आप को छुपा लिया, और जो हाइड्रोफिलिक है, मतलब जो वाटर से प्यार कर रहा है, वो अपने आप को बाहर है. और उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि वो अपने आप को एक जालीनुमा स्ट्रक्चर देता है. और जैसे ही ये कपड़ों के अंदर जाता है, तो जो डर्ट पार्टिकल्स, बेसिकली जो ऑयल है, वो क्या होता है, इनमें ट्रैप फंस जाता है, और जब आप उसको झटकते हो तो उसमें बाहर की तरफ निकल जाता है. कई बार हम पढ़ते हुए हैं कि इसमें किस तरीके से इस प्रोसेस को ये सारी चीजें होती हैं. अब देखो, इसमें इतना ही है. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, डिटर्जेंट और सोप से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस लाइन को पढ़ना. एनसीईआरटी के लास्ट वाला लाइन है ये. हियर हैव यू ऑब्जर्व द बाथिंग फोम्स which is difficult insoluble substance scum which remain after the washing of the water. This is caused by the reaction of the soap, calcium and magnesium salt which cause the hardness of the water. अब देखो, कई बार आप साबुन रगड़ते रहते हो नहाते टाइम में और झाग नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या है कि जो सोप के अंदर जो मिसल्स है, वो बेसिकली उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वाटर हार्ड है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो है उसके अंदर प्रेजेंस है, जो उसके हार्डनेस बता रहे हैं. हेंस यू नीड अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप. अब तुमको रगड़ते रहना है ताकि झाग बने. दिस प्रॉब्लम ओवरकम बाय यूजिंग अनदर कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट. तो अब शरीर पे डिटर्जेंट तो लगा नहीं सकते, इसलिए कपड़े धोने के लिए वी यूज टू हैव डिटर्जेंट एज अ क्लींजिंग एडेड. डिटर्जेंट इज जनरली सोडियम सॉल्ट, सल्फोनिक एसिड एंड अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई. ब्रोमाइड आयन बोथ हैव अ लॉन्ग कार्बन चेन चार्ज्ड एंड कंपाउंड्स नॉट फॉर्म insoluble precipitate with calcium and magnesium salt in hard water. मतलब हार्ड वाटर में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सॉल्युबल नहीं होते, उनके सॉल्ट के साथ वो रिएक्ट करके सॉल्युबल नहीं होते, वो सीधा कहां जाते हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं और मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे क्लोथ के डॉट के पार्टिकल्स को निकालते हैं. Thus, it remain effective in hard water. Detergent are used to make शैम्पूज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लींजिंग इन. डिटर्जेंट भी हम यूज करते हैं अपने शैम्पूज और उसके लिए. अगर आपके यहाँ सॉफ्ट वाटर है तो जो आप सोप यूज करते हो इट इज गुड इफेक्टिव. अगर हार्ड वाटर है देन डिटर्जेंट इज एन हाई ग्रेड केमिकल. वो हमारे स्किन में रैशेज और इस तरह के ड्राइनेस लेके आता है. कपड़ों में भी जल्दी डीकलरेशन और इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं. तो अगर पानी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, तो आप इजिली यू कैन आपके क्लोथ्स और स्किन और हर तरह की लाइफ हेल्दी रहेगी. पर अगर हार्ड वाटर है तो सी द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू फेस. तो इसके बाद दिस इज इट फॉर द कार्बन एनेंट्स कंपाउंड. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक ईच एंड एवरी पॉइंट बिट क्लियर टू यू ऑल. सो अगेन वेरी 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 थैंक यू टू ऑल फॉर योर प्रेशियस टाइम. And do like, share and subscribe if you feel that this video is really helpful to you all. Thank you very much.